नमस्कार साथियों। अगर कोई इंसान 6 फुट से लंबा नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट हाइट होना जरूरी है। कैसी बेतुकी सी बातें लग रही है ना ये सुनने में। पर अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय से भी पुरानी माउंटेन रेंज यानी कि अरावली माउंटेन रेंज का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा माइनिंग माफियाओं और लैंड माफियाओं को सौंप दिया जाएगा, इसके लिए भी ऐसी बेतुकी सी डेफिनेशन दी गई है। तो आपको एक बार में विश्वास हो जाएगा क्या? भाई मुझे एक बार में तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोर्ट में इस प्रकार की डेफिनेशन एक्सेप्ट कैसे कर ली होगी। पर क्या है ये अरेबली रेंज, और अगर माइनिंग माफिया और लैंड माफियाओं को सौंप भी देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई, अगर बिल्डिंग्स बनानी है, डेवलपमेंट करना है तो रेत, मिट्टी, बजरी, कंकर, पत्थर प्लस लैंड, कॉपर, जिंक वगैरह, मकराना, मार्बल्स वगैरह कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। तो अरावली से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ बात बड़ी नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है कि माइनिंग माफियाओं और लैंड माफियाओं का अगला शिखर अब अरावली रेंज बन गई है। देखो, अरावली रेंज एक एंशिएंट माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। ये करोड़ों साल पहले बहुत ऊंचे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बारिश और हवा ने इन्हें घिस घिस कर छोटा कर दिया है। ये रेंज मेनली इंडिया के 4 स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से शुरू होकर फिर राजस्थान में एंटर होकर फिर हरियाणा में एंटर होकर और फिर दिल्ली में रायसेना हिल्स पर खत्म होती है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और जेएनयू यूनिवर्सिटी अरावली रेंज के एक्सटेंडेड हिस्सों पर ही बने हुए हैं। जयपुर के जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ फोर्ट और इंडिया के लार्जेस्ट फोर्ट यानी कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी, ये भी अरावली हिल्स के हिस्से पर ही बने हुए हैं। अगर आप माउंट आबू कभी घूमने गए हो तो गुरु शिखर नाम के हाईएस्ट जगह पर जरूर गए होंगे। यह गुरु शिखर ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और इसके हाइट करीबन 1722 मीटर से गुजरात से दिल्ली तक ये रेंज करीब 692 किलोमीटर लंबी है। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंजेस की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है। इस नई डेफिनेशन के दो पार्ट्स है, एक वर्टिकल पार्ट है, एक हॉरिजेंटल पार्ट है। वर्टिकल पार्ट वाली डेफिनेशन यह कहती है कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊपर उठती है, यानी कि उसकी हाइट कम से कम 100 मीटर है, तभी उसे अरावली हिल माना जाएगा। मतलब अगर पहाड़ी 99 मीटर या उससे कम है तो सॉरी भाई, ये अरावली में काउंट नहीं होगी। और अगर अरावली काउंट नहीं होगी तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और फॉरेस्ट एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो प्रोटेक्शंस खत्म हो जाएगी और बिल्डर्स और माइनिंग माफिया के लिए इन पहाड़ियों को काट के यूज करने का रास्ता खुल जाएगा। सिमिलरली हॉरिजेंटल पार्ट वाली डेफिनेशन यह कहती है कि अगर दो या ज्यादा अरावली हिल्स एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर अंदर है तभी उन्हें साथ में अरावली रेंज माना जाएगा। अगर डिस्टेंस 500 मीटर से ज्यादा है तो अलग अलग ट्रीट होंगे, एक अरावली रेंज नहीं माना जाएगा उसको। यानी कि फिर से प्रॉब्लम यह है, एक नया रूल 90% छोटी पहाड़ियों को प्रोटेक्शन से बाहर कर देगा। एक और इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि माइनिंग के लिए रास्ता खुल जाएगा। अब दिक्कत यह है, अरावली रेंज की सिर्फ 8.7% पहाड़ी ही ऐसी है जो 100 मीटर से ऊंची है, बाकी सारी की सारी 100 मीटर से छोटी है। अगर नंबर वाइज बताऊं तो अरावली माउंटेन रेंज जो 100 मीटर रूल क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगी। सिर्फ 1048 पहाड़ियां ही ऐसी है जो इस रूल्स को क्वालिफाई कर पाएगी, यानी कि अरावली माउंटेन रेंज की पहाड़ियां कहला पाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 91.3% पहाड़ियों पे अब खतरा मंडरा रहा है। खतरा लैंड माफियाओं का खतरा, माइनिंग माफियाओं का खतरा, हजारों पेड़ काटे जाने का खतरा। क्योंकि आप खुद समझो ना, जो अरावली माउंटेन रेंज आज के दिन कुछ ऐसी दिखती है, इसमें से अगर 90% से कुछ ज़्यादा पहाड़ियाँ कटवा दूंगा तो कुछ ऐसी दिखेगी। और अगर अरावली हिल्स नई डेफिनेशन की वजह से ऐसी दिखी तो अपने देश में कुछ ऐसी मेजर दिक्कत होगी कि एक बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर होने वाला है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत होगी थार डेजर्टिफिकेशन की। देखो, थार डेजर्ट जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, वो सिर्फ रेत का ढेर नहीं है, ये एक सूखा इलाका है जो राजस्थान के वेस्टर्न साइड जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर से लेकर के पाकिस्तान तक फैला हुआ है। मैप में देखो, लेफ्ट साइड पाकिस्तान है, बीच में थार और राइट साइड में अरावली की दीवार है, जिसके पीछे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश छुप के बैठे हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि डेजर्ट एक जमीन नहीं है, एक हालात है, यानी एक कंडीशन है, और यह अपनी जगह पर नहीं रहता, आगे बढ़ता है। थार में तेज विंड्स चलते हैं जो लाखों टन बारीक रेत उड़ाती है। इन पार्टिकल्स के पैर नहीं होते, ये हवा के साथ उड़ते हैं और अगर इन्हें कोई रोक नहीं रहा तो यह उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। यह उपजाऊ जमीन पर रेत की परत जम जाती है तो डेजर्ट बनने लगते हैं। इसके अलावा डेजर्ट अपने आसपास की हवा को भी सूखा बना देता है। गर्म हवा आसपास की हरी भरी जमीन की नमी चूस लेता है और वो भी सूख जाती है। इस पूरे प्रोसेस को ही डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और अगर अरावली की 90% पहाड़ियाँ काट दी तो तुम दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को डेजर्टिफिकेशन से नहीं बचा पाओगे। मतलब डेजर्ट कैंसर की तरह स्प्रेड होता है। अगर अरावली रेंज की 90% पहाड़ियाँ काट दी गई तो थार की रेत को रोकने वाला कोई नहीं होगा। वो सीधे गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, ईस्टर्न राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर बरसेगी। तुम्हारे पार्क, खेत और गार्डन्स की मिट्टी पर रेत बिछना शुरू हो जाएगा और अगले कुछ सालों में घास उगना बंद हो जाएगा। प्लस जो गर्म लू चलती है और वो ज़्यादा जानलेवा हो जाएगी, क्योंकि बीच का ठंडा जंगल तो तुम माइनिंग माफियाओं को दे ही रहे हो। यानी अगर अरावली गई
तो थार डेजर्ट धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और अगले कुछ डेकेड्स में दिल्ली का मौसम कुछ जैसलमेर से जैसा सूखा पड़ जाएगा, बस बिना ऊँट के। हमने इस एंगल से भी इस मुद्दे को सोच लिया, अगर अरावली रेंज नहीं रही तो इंसानों का क्या होगा। पर हमने क्या इस एंगल से इस मुद्दे को सोचा कि अगर अरावली रेंज की 90% से ज़्यादा पहाड़ियाँ कट गई तो वाइल्ड लाइफ का क्या होगा। अरावली माउंटेन रेंज क्या तुम्हारा है क्या, जो तुम सिर्फ अपने एंगल से सोच रहे हो? करोड़ों जानवर, पक्षी, जीव जंतु के एंगल से कौन सोचेगा भाई। इंसानों के पर्सपेक्टिव से हम माइनिंग और पॉल्यूशन तो देख रहे हैं, पर जानवरों के पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं देख रहे हैं कि अरावली माउंटेन रेंज की 90% पहाड़ियों पर माइनिंग माफियाओं से कटवाकर ना जाने कितने जानवरों के घर और आने जाने का रास्ता तोड़ रहे हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाने वाली ये अरावली रेंज जानवरों का एक कॉरिडोर ही तो है, उसको चलने के लिए, उसको आने जाने का, रहने का रास्ता ही तो है। इस पूरे पॉइंट को रणथंभौर नेशनल पार्क और सटीका टाइगर रिजर्व के एग्जाम्पल से समझे। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में एक ऐसी जगह में है जहाँ जंगल के बीच बड़े बड़े तालाब और उसमें मगरमच्छ और हर मोड़ पर पुराने किले और खंडर मिलेंगे, जो इसे एक जंगल बुक वाली रियल फिल्म वाइब देती है। बाकी और भी बहुत सारे जानवर तो देखने को मिलते ही हैं, लाइक एनी अदर नेशनल पार्क्स। ऐसे ही सरीकर रिजर्व एक ऐसी जगह है जहां अरावली की रॉकी पहाड़ियों और घने जंगल के बीच पुराने मंदिर जैसे पांडु पोल छुपे हुए हैं, जो टाइगर सफारी से ज़्यादा एक शांति भरी लॉन्ग ड्राइव और हिली एडवेंचर फील देते हैं। है यह भी एक तरीके से जानवरों का घर ही। अब ऐसे समझ लो कि रणथंभौर और इसका दो अलग अलग गांव हैं और अरावली माउंटेन रेंज वो अकेली रोड या हाईवे है जो इन दोनों को जोड़ती है। अब पॉइंट यह है कि शेर और तेंदुए एक जगह टिक कर नहीं रहते। जवान होने के बाद वो नया इलाका और नया पार्टनर ढूंढने निकलता है। अगर अरावली बीच में से टूट गई नए 100 मीटर रूल्स की वजह से, तो माइनिंग होने की वजह से ये जानवर के लिए बचा हो हाईवे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नतीजा जानवर अपने ही जंगल में कैद होकर के रह जाएंगे और वो दूसरे जंगल में नहीं जा पाएंगे। अब मजबूरी में क्या होगा, उसी जंगल में जो बचे हुए 10-15 टाइगर्स है वो आपस में ही ब्रीडिंग करेंगे, यानी बच्चे पैदा। यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। जब क्लोज रिलेटिव्स आपस में ब्रीडिंग करते हैं तो उनका डीएनए वीक पड़ने लगता है। डीएनए में जो खराब जीन्स छुपे होते हैं वो भी उभर कर बाहर आ जाते हैं और यहीं से एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू होगी जेनेटिक्स डेड एंड की। इस इनब्रीडिंग की वजह से आने वाली पीढ़ियों में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कि वीक इम्यूनिटी की। नए बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम इतना खराब हो जाएगा, मान लो जंगल में कोई एक ऐसा वायरस आया जैसे कुत्ते से कोई वायरस फैलता है तो नॉर्मल टाइगर उसे झेल लेता है, लेकिन इनब्रेड जिसमें इनब्रीडिंग हुआ है टाइगर, वो तुरंत मर जाएगा। एक छोटी सी बीमारी पूरी पॉपुलेशन साफ कर देगी। दूसरी प्रॉब्लम आएगी रिप्रोडक्टिव फेलियर की, यानी कि बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि इनब्रीडिंग से स्पर्म काउंट कम हो जाता है और बच्चे पैदा करने की ताकत खत्म होने लगती है। कई बार बच्चे पैदा तो होते हैं पर वो अंधे, लंगड़े या दिल की बीमारी के साथ पैदा होता है। तीसरा प्रॉब्लम्स आएगी द वॉकिंग डेड की। जानवर जिंदा दिखेंगे, घूमते हुए दिखेंगे, लेकिन जेनेटिक लेवल पर वो जिंदा लाश बन चुके होंगे, क्योंकि उसके पास फ्यूचर में सर्वाइव करने का डीएनए बचा ही नहीं है। तो एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि जानवरों को मारना इलीगल है, उन्हें भी जीने का हक है, और दूसरी तरफ उसका घर और उसके आने जाने का रास्ता तुम माइनिंग माफियाओं को सौंप दे रहे हो। अगर अरावली रेंज 90% काट दी तो तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत होगी वाटर मैनेजमेंट की। देखो, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो तुम लोगों को इतनी बेसिक बातें समझ में आ गई होगी कि ये नया 100 मीटर हाइट रूल असल में एक लाइसेंस है बर्बादी का। क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने फैसले में यही बोला हो कि नए माइनिंग लाइसेंस ग्रांट नहीं किए जाएंगे जब तक कि एक प्लान अच्छे से तैयार नहीं हो जाता, लेकिन ओवरऑल लॉजिक यह लगाया गया है कि अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से छोटा है तो वो अरावली माउंटेन रेंजेज में कैलकुलेट नहीं होगा। अब जैसे ही कोई पहाड़ी अपनी हाइट की वजह से अरावली हिल्स से हटा तो सबसे पहले तो उस पर फॉरेस्ट लॉ लगना बंद हो जाएंगे और अब वो एक साधारण जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। फिर एंट्री होगी माइनर्स की। वो माइनर्स आएंगे, बची खुची पहाड़ी को खोद के निचोड़ कर पूरा पत्थर चूस लेंगे, और अब जब पहाड़ गायब हो जाएगा, जमीन प्लान हो जाएगी और वहाँ पर बिल्डर्स आएंगे और वो नेचुरल फॉरेस्ट जहाँ था उसकी जगह पे कॉन्क्रीट सिटी खड़ा कर देंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब तीसरी प्रॉब्लम समझो कि ये वाटर क्राइसिस वाली प्रॉब्लम आखिर है क्या। देखो, अरावली रेंज और एक सिटी पानी के साथ बिल्कुल अलग बर्ताव करता है। अरावली बारिश के पानी को क्या करता है, अपना दोस्त या मेहमान मानता है। यह एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करती है, जिससे जमीन के हजारों दरारें जो है, जैसे ही पानी गिरता है अरावली उसे होल्ड करती है और धीरे धीरे जमीन के नीचे भेजती है। यह सीधा जो नेचुरल पानी के टैंक्स हैं उनको भरता है, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, और सड़क पर पानी नहीं भरता। लेकिन अगर बिल्डर्स ने पहाड़ काट कर सिटी बना दी तो वो पानी को दुश्मन या कचरा समझेगी, और सिटीज में मैक्सिमम कंक्रीट के सड़क होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं। सिटी का पूरा डिजाइन ही पानी के जमीन को दूर भागने के लिए होता है। पानी सील हो जाता है, अंदर नहीं जा सकता, बस सड़क पर जमा हो जाता है
और नाले में बह जाता है। इसका नतीजा यह होगा कि अरावली की 90% पहाड़ियाँ कटने से दो सिनेरियो क्रिएट होंगे। पहला फ्लड और दूसरा ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना। इस बात को हल्के में लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि 100 मीटर हाइट रूल की वजह से कितना बड़ा वाटर क्राइसिस आएगा। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होगी कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बुरी तरह बढ़ने लगेगा। अब यह तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली का फिलहाल क्या हाल हो रखा है, लेकिन पॉइंट ये है कि आज जो हालात हो रखी है इससे भी बदतर हालत होने वाली है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि अरावली के जंगल एक गीले कपड़े की तरह यानी कि वेट क्लॉथ की तरह काम करता है। अभी हवा में उड़ने वाली धूल प्लस PM 2.5 पार्टिकल्स प्लस डस्ट पार्टिकल्स जब अरावली के पेड़ों से टकराती है तो पत्ते पर चिपक जाती है। इससे हवा साफ होकर आगे बढ़ती है, लेकिन जब पहाड़ काट कर वहाँ कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन जाएगी तो वो प्लास्टिक जैसी होंगी। धूल चिपकेगी नहीं बल्कि टकरा कर वापस हवा में घूमेगी। एज ए रिजल्ट जो धूल सबसे पहले पहाड़ सोख लेता था वो अब सीधा आपके फेफड़ों में जाएगी। इसके अलावा थार डेजर्ट वाले फैक्टर को कैसे भूल सकते हो तुम। सिर्फ गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ही थोड़ी ना पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन गाड़ियों का नहीं बल्कि धूल का है। राजस्थान से जो रेतीली हवा आती है यानी कि सैंड स्टॉर्म अरावली माउंटेन रेंजेस उसे एक ऊंची दीवार की तरह रोक लेती है। जब 90% पहाड़ जो 100 मीटर से छोटे हैं वो काट दिए जाएंगे तो यह दीवार टूट जाएगी। रेत में तूफान सीधा बिना रुकावट के दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में घुसेंगे। मोर ओवर इन सभी मेजर प्रॉब्लम्स के अलावा ना जाने कितनी और ऐसी दिक्कतें होने वाली है जो हम सभी को खतरे में डालेगी, जैसे टेम्परेचर प्रॉब्लम्स, क्योंकि अरावली के जंगल सूरज की गर्मी एब्जॉर्ब करता है और जब वो हटेंगे और वहाँ पर कंक्रीट की बिल्डिंग बनेगी तो वो इलाका हीट आइलैंड बन जाएगा। एक गर्म तवे की तरह रात को भी ज़मीन ठंडी नहीं होगी, जिससे दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। जब हम बुलडोजर चलाकर अरावली माउंटेन रेंज की 90% पहाड़ियाँ काट कर उसका घर तोड़ेंगे तो लेपर्ड्स है और बाकी वाइल्ड लाइफ है हवा में थोड़े ना गायब हो जाएंगे। वो भी तो खाना ढूंढेंगे, वो भी तो हमारी सोसाइटी की तरफ आएंगे, वो भी तो हमारे शहर में घुसेंगे। होता तो ये आज भी है पर थोड़े कम लेवल पर। यह कोई हादसा नहीं होगा बल्कि एक न्यू नॉर्मल, एक क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल बन जाएगा जहां इंसान और जानवर रोज सड़क पर लड़ते हुए दिखेंगे। है जैसे फूड चेन प्रॉब्लम नेचर का एक सिस्टम है, छोटे को बड़ा खाता है। जब हम जंगल काटेंगे तो प्रीडेटर्स यानी लेपर्ड्स, ईगल्स और बाकी बहुत सारे जानवर जो शिकार करते हैं वो मरेंगे और रिजल्ट यह होगा कि पेस्ट जैसे चूहे, कीड़े कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। खेती और शहरों में बीमारियां और गंदगी का ऐसा आउटब्रेक होगा जो संभाला ही नहीं जाएगा। जैसे इरिवर्सिबल बायोडाइवर्सिटी लॉस प्रॉब्लम्स। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, एक बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है जहां ओवर 400 प्लांट स्पेसीज, 200 बर्ड स्पेसीज, 100 बटरफ्लाई स्पेसीज, 20 रेप्टाइल स्पेसीज और वेरियस मैमल्स रहते हैं। 100 मीटर रूल्स आते ही यह लाइब्रेरी हमेशा के लिए जल जाएगी और कई ऐसी प्रजातियां खत्म हो जाएगी जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जैसे एग्रीकल्चर फेलियर प्रॉब्लम। अरावली आसपास की हवा में नमी यानी कि मॉइस्चर बनाए रखती है जो फसलों के लिए जरूरी है। पहाड़ हटने से माइक्रो क्लाइमेट सूख जाएगा, खेत बंजर होने लगेंगे और अनाज सब्जी की पैदावार गिर जाएगी। इन शॉर्ट इसका सीधा असर आपकी थाली और महंगाई पर पड़ेगा। जैसे आखिरी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगी, देखो अरावली दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। हिमालय से भी पुराने। एक बिल्डिंग अगर टूट जाए तो दोबारा बन सकती है, लेकिन ये पहाड़ अगर एक बार काट दिए ना तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी AI इसे नहीं बना पाएगा। 250 करोड़ साल पुरानी माउंटेन रेंजेज को वापस खड़ा नहीं किया जा सकता। ये लॉस 100% परमानेंट है। पर सवाल यह है कि जब हम लोग को ये सारे के सारे नुकसान साफ साफ दिख रहे हैं तो अरावली काटने का फैसला ले रहे हैं, क्या उनको ये नुकसान साफ साफ नहीं दिख रहे होंगे? उनके पास तो एक्सपर्ट्स भी है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स भी है, हमसे ज़्यादा डाटा भी है, फिर भी वो अरावली माउंटेन रेंजेज के खिलाफ फैसला क्यों ले रहे हैं? अरावली माउंटेन रेंजेज ने क्या बिगाड़ा है उनका? और इससे भी ज़्यादा जरूरी सवाल ये है कि अचानक से अरावली माउंटेन रेंजेज की नई डेफिनेशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? अचानक से ये बात सुप्रीम कोर्ट में आई कैसे? तो पॉइंट यह है कि यह मामला कोई आजकल का नहीं है, यह 30-40 साल पुराना मामला है। 1980 और 1990 में हरियाणा और राजस्थान में एक टाइप का गोल्ड रश चलता था। गोल्ड रश का मतलब है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी जगह पर सोना ढूंढने के लिए भागते हैं ताकि जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। पर यहाँ लड़ाई सोने यानी कि गोल्ड की नहीं थी बल्कि पत्थर की थी। तो इसे एक तरीके से अब देसी लैंग्वेज में पत्थर रस मान लो। यहाँ रियल एस्टेट बूम कर रहा था, बिल्डिंग्स बनाने के लिए रोड़ी और बजरी चाहिए थी। तो बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस ने देखा कि भाई अरावली तो खजाना है। अब बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस की नज़र अरावली पर पड़े तब उसने खुद के फायदे के लिए खतरनाक तरीके से मिसयूज ना करे। ऐसा हो सकता है क्या? तो इलीगल माइनिंग शुरू हुई और बात सिर्फ पेड़ काटने तक सीमित नहीं रही, बिल्कुल पूरे के पूरे पहाड़ गायब होने लगे। अब अरावली रेंज कोई भी एक स्टेट की तो थी नहीं, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। तो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से अरावली की डेफिनेशंस को तोड़ मरोड़ करके अपने अपने हिसाब से चेंज कर रहा था
ताकि दबा के माइनिंग कर सके। और जब ग्राउंड लेवल पर काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन को माइनिंग माफिया ने खरीद लिया, तब सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और यहीं से शुरू हुई उस लड़ाई की कि अरावली एग्जैक्ट कहाँ किसे जाए, किसे दिया जाए। क्योंकि ऐसा तो अलाउ नहीं किया जा सकता ना, राजस्थान वाले तुम अपनी डेफिनेशन अरावली के लिए अलग रख लो, गुजरात वाले तुम्हारी डेफिनेशन तुम अलग रख लो, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आखिर है क्या। बात यहाँ पर आकर अटक गई। तो उसके बाद ये डेफिनेशन की लड़ाई काफ़ी लंबी चली। पिछले 20-25 सालों में कुछ कोर्ट केसेस भी हुए, काफ़ी पहाड़ भी गायब हुए और अरावली माउंटेन रेंजेज इतने सालों तक लगातार न्यूज में बनी रही। जैसे 1990 के दौर में जब रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बूम के कारण हरियाणा और राजस्थान में पत्थर की डिमांड बढ़ी और इलीगल माइनिंग शुरू हुई, तो 1992 में गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफिकेशन निकाला और अरावली रेंज को इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर किया। लेकिन सिर्फ डिक्लेयर कर देने से काम हो जाता है क्या? जमीन पर तो इलीगल माइनिंग फिर भी चल रही थी। फिर जब इलीगल माइनिंग चलती रही और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, तब MC मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि अरावली को बचाया जाए। फिर साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माइनिंग एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए और 2 से 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाया। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इलीगल माइनिंग रात के अंधेरे में और पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ चलती रही। फिर MC मेहता, जिन्हें ग्रीन एवेंजर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसे ग्रीन एवेंजर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने प्रूव किया कि माइनिंग की वजह से जो गड्ढे हो रहे हैं, उन माइनिंग पिट्स की वजह से ग्राउंड वाटर जहरीला हो रहा है और सूख रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर फ्लोइंग दिस, इसके साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ साथ 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट को फटकार लगाई और माइनिंग पर तब तक टेम्पररी बैन लगा दिया जब तक कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस ना मिले। कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई सके ताकि जमीन पर सच्चाई चेक की जा सके। राजस्थान साइड में तो हद हो गई, 128 में से 31 पहाड़ियां पूरी तरीके से काटकर जमीन में कन्वर्ट कर दी गई, मतलब पूरे पहाड़ के पहाड़ ही गायब कर दिए। इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अरावली एरिया में माइनिंग पर कंप्लीट बैन ही लगा दिया। कोर्ट ने कहा, हम डेवलपमेंट के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। माइनिंग बंद हुई तो बिल्डर्स ने वहां फार्म हाउस और बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। लड़ाई इस बात पर आ गई कि क्या अरावली की जमीन फॉरेस्ट है भी या नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि अरावली फॉरेस्ट लैंड पर बने हुए एक कांत इनक्लेव हुआ था, उसको तोड़ा जाए और फिर कॉलोनी के 50 से ज़्यादा घर तोड़े गए। और कुछ इस तरीके से अरावली के लोगों को बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस वगैरह हमेशा अपना फायदा देखते हुए कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ करते रहे कि कैसे भी करके अरावली को अपने फायदे के लिए निचोड़ ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में अरावली को बचाने के लिए समय समय पर अलग अलग फैसले सुनाता रहा। पर इस बार बात अलग है। इस बार अरावली माउंटेन रेंजेस के साथ में गेम थोड़ा सा अलग खेला गया है। अब सीधी बात पे आऊँ तो इस पूरे मामले में हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बताओ जो सब स्टेट, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, सब पर एक समान तरीके से लागू हो। तो इसके लिए यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की और बोला कि साहब, सबसे बेस्ट तरीका यह है कि सिर्फ उन पहाड़ियों को अरावली माउंटेन रेंज का हिस्सा माना जाए जो आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची हो। यह बात सुनते ही इन्वायरमेंटलिस्ट और बाकी जो लोग थे शॉक हो गए कि भाई यह कैसा रूल हुआ कि 100 मीटर से ऊंचा पहाड़ी को हो तो अरावली मानी जाएगी और 90 मीटर भी हुई तो आम जमीन। ऐसे तो अरावली रेंज की 100 मीटर के नीचे की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो सारी किसमें काउंट होगी, वो सारी की सारी जमीन आम जमीन में काट दी जाएगी, माइनिंग माफियाओं को सौंप दी जाएगी, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन ही खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट सिर्फ आम जनता ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप लोग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FSI के नाम से जानते हो, उन्होंने भी यह बात बोली कि अगर यह रूल लागू हो गया, अगर ये नई डेफिनेशन लागू होगी तो अरावली माउंटेन रेंज की 90% से ज़्यादा पहाड़ियाँ प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगी, क्योंकि FSI के सर्वे के हिसाब से अरावली माउंटेन रेंज की पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 पहाड़ियाँ ही ऐसी है जो 100 मीटर या उससे ऊंची है। बाकी तो बेचारी नेचुरली इरोजन की वजह से घिस घिस कर छोटी हो गई है। अब दिक्कत यह है, इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट और है। क्या है ट्विस्ट? यह ट्विस्ट आपका दिमाग घुमा देगा। दिक्कत सिर्फ इस बात में नहीं है कि 100 मीटर की हाइट होनी चाहिए। दिक्कत असल में इस इंची टेप में भी है कि जिस इंची टेप का इस्तेमाल करके ये लोग उस पहाड़ी की हाइट नापने वाले हैं। क्योंकि असल मायने में अगर देखा जाए तो स्कैम तो यह है कि 100 मीटर नापा कहाँ से जाएगा। सच कहूँ तो इस डेफिनेशन में एक टेक्निकल ट्रैप छुपा के रखा है कि जो आपके आंखों में धूल झोंक रहा है। और इस टेक्निकल ट्रैप को समझने का सबसे आसान तरीका है, अपने इंडिया के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ एक पथरीला येलो कलर का बोर्ड होता है। वो आपने अगर नोटिस किया होगा तो इस बोर्ड पर रेलवे स्टेशन के नाम के अलावा नीचे हाइट और लिखी रहती है। और हाइट लिखते वक्त लिखा जाता है XYZ मीटर की ऊंचाई फ्रॉम सी लेवल, या फिर समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। अब दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंजेस की जो न्यू डेफिनेशन एक्सेप्ट की है उसमें से स्पेसिफिकली हाइट को कैलकुलेट करने के बारे में ऐसा लिखा गया है कि सिर्फ उन्हीं हिल्स को अरावली माउंटेन रेंजेस में कैलकुलेट किया जाएगा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर की ऊंची पर होगी। ट्रैप को समझो, सारा ट्रैप इस शब्द में छुपा हुआ। आसपास की जमीन
अब आसपास की ज़मीन की क्या, इसकी तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। ज़मीन एक जैसी थोड़ी ना होती है, कहीं पे ऊंचाई होती है, कहीं पे पहाड़ होता है, कहीं पे टीले वगैरह है, कहीं पे निचाई है। तो अरावली हिल्स की हाइट कैलकुलेट करते वक्त ये लोग आसपास की ज़मीन नापेंगे कैसे, मानेंगे किसे? यही रीज़न था कि इस जनरल दुनिया में साइंटिस्टों ने एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जहाँ से सारी हाइट एक समान हो। यानी कि साइंटिस्ट ने एक डिसाइड किया कि पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन बेस होना चाहिए जो कभी ना चेंज हो। और वो कॉमन बेस क्या था? समंदर, यानी कि सी लेवल। क्योंकि समंदर का पानी ग्रेविटी की वजह से पूरी दुनिया में लगभग एक ही लेवल पे रहता है, इसलिए पूरी दुनिया में MSL यानी कि मीन सी लेवल को 0 माना जाता है। चाहे आप अमेरिका में हो, इंडिया में हो, 100 मीटर की हाइट का मतलब है सी लेवल से 100 मीटर ऊपर। यह फिक्स्ड है, इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। अब डेफिनेशन में 100 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल ना लिख के 100 मीटर हाइट फ्रॉम आसपास की जमीन लिख के अरावली माउंटेन रेंजेज को खतरे में डाल दिया गया है। क्योंकि कमिटी ने बोला है कि हम हाइट सी लेवल से नहीं बल्कि पहाड़ के बेस यानी कि सराउंडिंग लैंड से नापेंगे। यह सुनने में तो नॉर्मल लग रहा है, पर असलियत यह है कि आसपास की जमीन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है ही नहीं। पहाड़ के आसपास की जमीन का क्या मतलब है? क्या वो जमीन जो पहाड़ के बिल्कुल नीचे है, या वो रोड जो 1 किलोमीटर दूर है, या वो प्लेट्यू जो पहले से ही ऊंचा है? कोई स्टैंडर्ड ही डिफाइन नहीं किया गया है कि कहाँ से इंच टेप रखा जाना शुरू होना चाहिए, जिसका जहां मन करेगा वहां से नाप देगा। और इसके सबसे बड़ा खतरा यह है कि अरावली रेंज ऑलरेडी कई जगह पर प्लेट्यू यानी कि एक पथरीले इलाके के ऊपर ही स्थित है। इमेजिन करो जमीन पहले से ही सी लेवल से 100 मीटर ऊंचा है, जैसे एक टेबल, उस टेबल पर 80 मीटर का एक पहाड़ी है। तो सी लेवल से अगर कैलकुलेट किया जाए तो पहाड़ी की असली हाइट क्या होगा? 300 प्लस 80, दैट मीन्स 380 मीटर। लेकिन नया रूल अगर बोलो कि भाई नीचे की जमीन मत गिनो, तो सिर्फ टेबल के ऊपर की हाइट गिनो, तो उस हिसाब से उस पहाड़ी की हाइट सिर्फ कितनी आई? सिर्फ 80 मीटर आई। और क्योंकि वो 100 मीटर से कम है तो उसके अरावली माउंटेन रेंज का हिस्सा मान ही नहीं जाएगी और तोड़ दी जाएगी। एक मेजर प्रॉब्लम हालांकि यहाँ पे ये भी है कि यह गलत तरीके से 100 मीटर हाइट नापने वाला रूल बिल्डर्स के लिए एक ड्रीम लूप होल है। यह रूल इलीगल माइनर्स और बिल्डर्स के लिए खुली तिजोरी जैसा है। क्योंकि मान लो एक पहाड़ी 103 मीटर ऊंची है, लेकिन जो लोकल जमीन है वो क्या है? वो इस नई डेफिनेशन वाले रूल के हिसाब से एक फॉरेस्ट है और प्रोटेक्शन मानी जाएगी। लेकिन अगर उन ग्रुप ऑफ बिल्डर्स को पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर इस पहाड़ी में इलीगल माइनिंग करवा के अपनी जेब भरनी हो, तो बिल्डर्स रातों रात क्या करेगा? ट्रक्स भर के मलबा लाएगा और पहाड़ी के आसपास वाली जमीन पर डाल देगा। और ऐसा करके अगर उसके पास की जमीन क्या हो गया, 5 मीटर भी बढ़ा दी, तो अब पहाड़ी की हाइट क्या हो जाएगी? 103 में से अगर 5 घटा देंगे तो 98 मीटर, और 100 मीटर से कम होते ही वो पहाड़ी फॉरेस्ट नहीं कहलाएगी और प्रोडक्शन से बाहर हो जाएगी और अगले दिन ही उस पर माइनिंग का काम शुरू हो जाएगा। फिर अरावली को कैसा खतरा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। पूरी बात को समझो क्या मैटर है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ ये बात बोली है कि न्यू माइनिंग लीजेज पर रोक लगा दी जाएगी, पर प्रॉब्लम्स ये है कि ये जो रोक लगाई गई है ये टेम्प्रोरी बेसिस पर है। यानी कि न्यू माइनिंग लीजेज पर जो बैन लगाया गया है, ये बैन सिर्फ तब तक है जब तक कि MPSM नाम का प्लान रेडी नहीं हो जाता। देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आंख बंद करके सुप्रीम कोर्ट ने बस ये डेफिनेशन ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए डेफिनेशन एक्सेप्ट करने के साथ साथ एक चीज पर भी बैन लगा दिया है। क्या है? कि कोई भी नए माइनिंग लीजेज ग्रांट नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने कंप्लीट माइनिंग पर बैन लगाया है, सिर्फ नए माइनिंग लीजेज इशू नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने कंप्लीट माइनिंग पर बैन नहीं लगाया है, सिर्फ नए माइनिंग के लीजेज इशू है वो इशू नहीं किए जाएंगे। यह बोला है कि कंप्लीट बैन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कोर्ट का मानना है कि कंप्लीट बैन लगा देने से इलीगल माइनिंग बढ़ेगी और माफियाओं को कंट्रोल मिलेगा। पर एनवायरमेंटलिस्ट को अगर असल प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि यह न्यू माइनिंग लीज पर बैन सिर्फ तब तक है जब तक MPSM नहीं बन जाता। अब यह MPSM क्या है? इस पूरे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यह MPSM। और अगर यह समझ आ गया तो समझ आ गया। MPSM का मतलब है मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। बेसिकली ये एक ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट होती है जो डिसाइड करती है कि जंगल के किस हिस्सों में माइनिंग हो सकती है और किस हिस्सों में बिल्कुल भी माइनिंग नहीं हो सकती है। अरावली माउंटेन रेंजेज में कहाँ माइनिंग होगी और कहाँ नहीं होगी, यह डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह MPSM प्लान बनाने वाला आइडिया झारखंड के सरंडा फॉरेस्ट से इंस्पायर्ड है। झारखंड में ICFRE यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के वैज्ञानिकों ने पूरे जंगल का एक जियो रेफरेंस इकोलॉजिकल असेसमेंट किया। आसान भाषा में बोलूँ तो इन्हें GPS लेकर चप्पा चप्पा मैप चेक किया और देखा कहाँ वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है, कहाँ पानी रिजर्व होता है, कहाँ फॉरेस्ट डेंस है, एक्स्ट्रा। इस डाटा के बेसिस पर उन्होंने फॉरेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो सस्टेनेबल जोन्स और दूसरा नो जोन्स। सस्टेनेबल जोन्स यानी जहाँ माइनिंग अलाउड की जाएगी और नो जोन्स यानी कि जहाँ माइनिंग स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड होगी।
ऐसे ही सेम अप्रोच अरावली के साथ भी ली जा रही है। एमपीएसएम प्लान तैयार करो, यानी मैप करके ये बताओ कि कहाँ माइनिंग हो सकती है और कहाँ माइनिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है ना कि प्लान इस तरीके से बनाना कि इन्वायरमेंट को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये इन्वायरमेंटलिस्ट जो है इनको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही है? फिर क्या ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि डिसीजन एक बार रिव्यू किया जाए? देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी, क्योंकि सरांडा फॉरेस्ट में भी ऐसा कुछ हुआ था। सरांडा फॉरेस्ट के लिए भी जो प्लान बना था, उससे पहले 80% एरिया को नो माइनिंग जोन डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन बाद में सरकार ने प्रेशर डालकर रीअसेसमेंट का बहाना बनाकर वो जोन्स खुलवा लिए, क्योंकि वहाँ नीचे आयरन ओर छुपा हुआ था। तो अरावली के केस में भी यही डर बना हुआ है कि पहले एमपीएसएम बनेगा, स्ट्रिक्ट रूल बनेंगे, पर बाद में पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स मिलकर धीरे धीरे उन रूल्स को डाइल्यूट करवा के अपने फायदे के लिए माइनिंग्स के दरवाजे खुलवा लेंगे। तो लोगों को लग रहा है अरावली माउंटेन रेंजेस के साथ यह पूरा का पूरा गेम इंटेंशनली खेला जा रहा है। फिलहाल राहत की बात बस इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक ये एमपीएसएम न्यू प्लान माइनिंग के लिए रेडी नहीं हो जाता तब तक न्यू माइनिंग लीजेज ग्रांट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।